हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे, आनंदमय होंगे और एग्जाम का भी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। उसी तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए आज हम लोग फिजिक्स के पहला चैप्टर प्रकाश के परावर्तन का क्वेश्चन बैंक करने वाले हैं बच्चों। तो चले मेरे साथ जुड़े, प्रैक्टिस करें और रिवीजन करें। देखिए, क्लास 10th के लिए बच्चों, और ये है क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक हम लोग करने वाले हैं और ये क्लास 10th के लिए क्वेश्चन बैंक है फिजिक्स का। और चैप्टर का नाम है, चैप्टर फर्स्ट है, जिसमें प्रकाश का परावर्तन है। और किनके द्वारा? तो बच्चों मैं पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो चले प्रैक्टिस करते हैं इनको। देखिए, सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अर्थात ऑब्जेक्टिव करने वाले, ऑब्जेक्टिव्स करने वाले। तो देखिए बच्चों, इसमें फर्स्ट ऑब्जेक्टिव आ रहा है, इसका नाम है, पहला पहला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। और ऑप्शन आ रहा, अच्छा ये पूछा गया है 2012, 15, 15 में 2 बार पूछा गया, 20 में, 21 में, 23 में, 24 में। काफ़ी ज़्यादा ये रिपीटेड क्वेश्चन में से एक है। और इसका ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4 है। तो परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2। तो कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, बता दें। खट से बी नंबर होगा। तो इसका ऑप्शन है, आप देख रहे हैं, ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आता है सेकेंड क्वेश्चन, जिसमें हम लोग बोलते हैं समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो कैसा होता है और ये कब कब पूछा गया है? 2015 में, 16 में, 20 में और 23 में पूछा गया है बच्चों। ठीक है, तो देखिए, इसका है वास्तविक, बी में है काल्पनिक, सी में है ए और बी दोनों, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा बनाता है? समतल दर्पण हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। जो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अग... अगला है, प्रकाश तरंग का उदाहरण है। प्रकाश कौन सा तरंग होता है? ये 2017 सी में पूछा हुआ है। ध्वनि तरंग, विद्युतीय चुंबकीय तरंग, पराबैंगनिक तरंग, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो आप ध्यान रखिए बच्चों, प्रकाश जो होता है विद्युतीय चुंबकीय तरंग होता है। इसमें विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों होता है। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन हो जाएगा बच्चों बी नंबर। देख रहे हैं ना, ऑप्शन बी सही होगा। ये विद्युतीय चुंबकीय तरंग होगा। क्लियर है? तो चले थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। और थर्ड क्वेश्चन जो है, आप देख सकते हैं, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। 2017 में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर, परावर्तन कोण अपवर्तन कोण के बराबर, आपतन कोण विचलन कोण के बराबर, और इनमें से कोई नहीं। तो परावर्तन के नियम से पता चलता है, पहला नियम से आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? इसमें ऑप्शन हो जाएगा बच्चों ए हो जाएगा। क्लियर है? तो आइए अब फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं हम लोग। फिफ्थ में दिया हुआ है, प्रकाश की किरण गमन करती है। ये पूछा हुआ 2017 में, 20 में और 25 में पूछा हुआ है बच्चों। तो आप देख ले, सीधी रेखा में, दूसरा दिया हुआ है टेढ़ी रेखा में, और किसी भी दिशा में, और इनमें से कोई नहीं। कैसी रेखा पर प्रकाश गमन करती है? प्रकाश सीधी रेखा पर गमन करती है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन होगा इसका ए। क्लियर है बच्चों? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, सिक्स्थ में। और इसमें दिया हुआ है, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है। तो वह कौन सा दर्पण है? तो हमेशा सीधा प्राप्त होता है, मतलब काल्पनिक होता है। ठीक है, तो ये 2020 में पूछा हुआ है। पहला है केवल समतल दर्पण, केवल अवतल दर्पण, केवल उत्तल दर्पण, और डी में या तो समतल अथवा उत्तल। तो आप ध्यान रखें बच्चों, समतल दर्पण में भी सीधा बनता है और उत्तल दर्पण में भी सीधा बनता है। तो अवतल में सीधा और उल्टा दोनों बनता है। तो इसका ऑप्शन हो सकते हैं समतल और केवल उत्तल। तो ऑप्शन कौन सा होगा? या तो समतल अथवा उत्तल। तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा बच्चों। अब देख सकते हैं, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो चले अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है, एक प्रकाश की किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? जब लंबवत आपतित होती है तो आपतन कोण 0। अच्छा, आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो देख ले तो
इसमें पूछा गया परावर्तन कोण कितना होगा, तो वो भी कितना आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी हो जाएगा। काहे कि आई और आर बराबर होते हैं, और आप अभिलंब से जब गिरते हैं तो कोण 0 डिग्री का होता है, इसीलिए ऑप्शन हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, देख ले। अगला क्वेश्चन है बच्चों, किरणें के समूह को कहते हैं, 2025 में पूछा हुआ है, प्रकाश पुंज, किरण पुंज, ए और बी दोनों, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, या प्रकाश पुंज कहते हैं, या किरण पुंज। पुंज का मतलब होता है इकट्ठा, और हम लोग जानते हैं कि किरणों के समूह इकट्ठे को तो हम लोग पुंज कहते हैं, चाहे प्रकाश पुंज के नाम से जाना जाए या किरण पुंज के नाम से जाना जाए। तो कौन सा सही ऑप्शन है, सी, ए और बी दोनों होगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा बच्चों, ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन सी होगा। आप देखें अगला क्वेश्चन 8 में आ जाइए, सॉरी 9 में। सूर्य से आने वाली प्रकाश पुंज निम्नलिखित में से कौन सा है, ये 2025 में पूछा हुआ है। देखिए, अभिसरित प्रकाश पुंज, समानांतर प्रकाश पुंज, और अपसरित, और डी में इनमें से कोई नहीं। देखिए बच्चों, जब सन से प्रकाश आती है तो क्या होता है, हम आपको समझा रहे हैं, वो आप ध्यान से देखें। जैसे ये मान ले सन है, ये सन है, ये सन से जब प्रकाश निकलती है तो इस तरह से निकलती है क्षैतिज, और जब यही प्रकाश कहाँ पहुंचती है, धरती पर पहुंचती है, तो दोनों किरणें क्या हो जाती है, समानांतर हो जाती है। कैसा हो जाती है बच्चों, समानांतर। कितनी दूरी चलने पर, अनंत दूरी चलने पर एक दूसरे के समानांतर हो जाती है। तो सूर्य से आने वाली प्रकाश पुंज निम्नलिखित में से कौन सी होती है, जहां सूर्य से निकलती है तो अपसरित होती है, अपसरित होती है, और फिर जब धरती पर ये पहुंचती है तो वो कैसी हो जाती है, समानांतर हो जाती है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी, समानांतर प्रकाश पुंज हो जाएगा। धरती पर आते आते ये समानांतर हो जाती है। ठीक है, तो चले अगला क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन कहता है, तेल लगा हुआ कागज होता है पारदर्शी या अपारदर्शी या पारभासी। 2025 में पूछा हुआ है, पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए बच्चों, बता दे खटाखट, आप लोग बता सकते हैं, बताइए फटाक से, क्या होगा ऑप्शन, पारदर्शी, अपारदर्शी या पारभासी, पारभासी होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, तो आप लोग भी लगता है सही ऑप्शन सोच रहे थे। चलिए बच्चों, आप अगला पे आ जाइए। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन याद हो जाना चाहिए इसमें। देखिए, पूछा गया 11 में, 15 में, 16 में और 21 में। पहला है समतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण, तीसरा है अवतल दर्पण, डी में इनमें से कोई नहीं। अवतल दर्पण का उपयोग क्या करने के लिए, दाढ़ी बनाने में किया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, देख रहे हैं ना, ऑप्शन सी। चलिए 12 में आ जाइए और बड़ा प्रैक्टिस करते हैं। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति होनी चाहिए। तो देखिए, जैसे ही इसमें आभासी आ गया, प्रतिबिंब आभासी हो रहा है, किस दर्पण में, अवतल दर्पण में, तो ये वस्तु कहाँ पे होगी, ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच होती है। तो इस ये पूछा हुआ 13 में और 24 में, मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच नहीं, वक्रता केंद्र पर नहीं, वक्रता केंद्र से परे, और दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। तो दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच रखने पर इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, काल्पनिक, सीधा और बड़ा बनता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन में आ जाएगा। ठीक है, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में गोलीय दर्पण का फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है। फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध को हमको बताना है बच्चों। तो क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं F बराबर R/2 होता है। ये 2013 में पूछा हुआ है। आप देख ले, F बराबर R/2, तो F बराबर R/2 ऑप्शन यही ना हो जाएगा। F बराबर निकालेंगे, इससे F बराबर निकाला जाएगा तो R/2, और करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ए है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे ए आ जाएगा। ठीक है, ये 2013 में पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव से। चलिए आ जाइए अगला। अगला देखिएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब 2015 में पूछा हुआ है, सीधा, उल्टा, और ए और बी दोनों, और डी में इनमें से कोई नहीं। कल्पना जो करते हैं वो हमेशा सीधा होता है। जो सपना देखते हैं वो हमेशा सीधा सोचते हैं। हम लोग खुली आंखों से जो सपना देखते हैं अर्थात कल्पना करते हैं वो हमेशा सीधा होता है। तो याद रखिएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला पे आ जाते हैं। अगला दिया हुआ है, अगर देखेंगे हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, फिर से रिपीट किया है, और ये 2017, 20 और 24 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोग बात करेंगे तो कौन सा दर्पण, अवतल, अवतल ही दर्पण होता है, अवतल दर्पण हो जाएगा। और उसके बाद बी में उत्तल, उत्तल नहीं होता है, समतल नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है,
है। तो चले आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, तो दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोक्ता को मापने की जरूरत है। देखिए चलिए, इनका ऑप्शन ए बी सी और डी दिया हुआ है। अब आपको हम बताते हैं ये क्या क्या करना चाहिए हम लोग को। देखिए, तो हमें क्या प्राप्त करना है, दर्पण की क्या ज्ञात करनी है, फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो फोकस दूरी ज्ञात करनी है तो हम दर्पण सूत्र से जानते हैं 1/v + 1/u बराबर क्या होता है 1/f। तो फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए हमको वस्तु का दूरी चाहिए होगा और प्रतिबिंब की दूरी चाहिए होगा या नहीं। तो बताइए हमें क्या क्या करना होगा। देखिए, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। तो देखिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसे एक दर्पण है अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण है, तो हमें पर्दा का दूरी, ये पर्दा है मान लेते हैं। तो पर्दा से यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा इमेज। तो प्रतिबिंब की दूरी तो हमको दर्पण से पर्दा की दूरी, तो दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी, तो इतने उस काम नहीं चलेगा, दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी। तो देखिए, हमको चाहिए एक वस्तु होगा, यहाँ पे मान लीजिए ये वस्तु है, तो वस्तु और दर्पण के बीच की दूरी चाहिए होगा u, और पर्दा है, ये पर्दा और दर्पण के बीच की दूरी दोनों चाहिए होगा, तब जाके हम क्या निकाल पाएंगे, भी एफ निकाल पाएंगे। तो देखिए, इनमें से पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, दर्पण और पर्दा के बीच की दूरी भी चाहिए, दर्पण और पर्दा के बीच की दूरी मतलब भी चाहिए होगा इसमें, ठीक है। और क्या चाहिए होगा, दर्पण और बिंब के बीच की दूरी, दर्पण और बिंब का मतलब होता है वस्तु, तो इसके बीच की दूरी भी चाहिए होगा u। और जब दोनों पता चल जाएगा तब जाके f निकाल सकते हैं, अर्थात कौन सा ऑप्शन सही होगा, a और b दोनों होगा सही। क्लियर है, बहुत ही अच्छा सवाल था। तो क्या हम बोलेंगे इसमें ऑप्शन सी। क्लियर है, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन नहीं था, बहुत हल्का क्वेश्चन था बच्चों। चले अगले क्वेश्चन पे आ जाए। अब देखिए, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीज के दांतों का प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। तो कान नाक गला अब याद कर लें, ये 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, इसमें बी नंबर हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला आ जाइए क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन में देखिएगा, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उसका क्या मतलब है। तो हम बताए थे, आवर्धन मतलब एम निगेटिव है, मतलब माइंड में निगेटिव है, मतलब सब कुछ उल्टा हो रहा होगा। तो उल्टा जो बनता है वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है। देखिए, 2018 में 2024 में पूछा हुआ है वास्तविक और उल्टा, तो वास्तविक जीवन ही हमेशा उल्टा होता है, निगेटिव भरता है माइंड में, तो ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, तो बी में वास्तविक और सीधा, आभासी और सीधा, और डी में आभासी और उल्टा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, वास्तविक और उल्टा हो जाता है वास्तविक जीवन में, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन पे आप देखें, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिनका वक्रता त्रिज्या 32 है। तो वक्रता त्रिज्या 32 है, तो फोकस दूरी क्या हो जाएगा, +8 -8 +16 -16 क्या हो जाएगा बच्चों। तो देखेंगे तो ये उत्तल है, उत्तल का फोकस दूरी क्या होता है, धनात्मक होता है, तो वक्रता त्रिज्या +32 सेंटीमीटर होगा, तो फोकस दूरी क्या हो जाएगा, f r/2 हो जाता है। f बराबर क्या होता है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या जो जाएगी +32 सेंटीमीटर हो जाएगी, तो फोकस दूरी क्या हो जाएगा, f बराबर होता है r/2। तो इसका आधा कर देंगे, +32 सेंटीमीटर बटे 2 कर देंगे, 2 से कट जाएगा, कितना आएगा 16, तो 16 सेंटीमीटर होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, बता दें कौन सा, +16 आ जाएगा तो कौन सा, ये आ जाएगा ऑप्शन सी। तो देख लें, इसका ऑप्शन सी आएगा, देख लें ऑप्शन डी, ऑप्शन डी नहीं होगा बच्चों। वक्रता त्रिज्या उत्तल में प्लस होता है, तो ऑप्शन डी नहीं आएगा, क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा बच्चों। आप इनको सही कर ले, ऑप्शन सी आएगा। ठीक है, ऑप्शन सी, कोई दिक्कत नहीं ना है। ऑप्शन सी क्यों होगा, वक्रता त्रिज्या प्लस होता है 32, उत्तल में प्लस होता है, अवतल में माइनस में आ जाता है। ठीक है, तो माइनस में आ जाने के प्लस में आ जाने के कारण इसका जो है आधा होगा, तो +16 आएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी होगा, आप इनको करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगला आ जाइए। अगला है कि नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। अच्छा, दर्पण के सामने एक बिंब रखा हुआ है, देखते ध्यान से समझिएगा, बहुत हल्का है।
कुछ है नहीं। कार्तीय तल में एक दर्पण है, कोई भी दर्पण है, ये इसके सामने में एक वस्तु रखा हुआ है, ठीक है, एक वस्तु है। अब बता दीजिए ये वस्तु की दूरी u होगा, तो हम लोग यहाँ ध्रुव से चलेंगे नापने के लिए, पोल है तो इधर चलेंगे, तो प्रकाश तो इधर से इधर जाती है, प्रकाश की दिशा है, प्रकाश की दिशा है, तो प्रकाश की दिशा, प्रकाश की दिशा है। और हम लोग ऐसे चलेंगे मापने के लिए, इधर आएंगे तो u में क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, तो क्या लेके रखते हैं, ऋणात्मक लेके रखते हैं। तो दर्पण के सामने जो कुछ भी होता है सब ऋणात्मक होता है, दर्पण के पीछे जो कुछ भी होता है सब पॉजिटिव होता है, ठीक है बच्चों, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो इसको हम लोग कौन सा ऑप्शन कहेंगे, ऋणात्मक कहेंगे। ऑप्शन कौन सा लग जाएगा, बी। दर्पण के सामने जो कुछ भी होता है उसको ऋणात्मक, और दर्पण के पीछे जो कुछ भी होगा वो धनात्मक। तो ये दर्पण के आगे है, दर्पण के सामने रखे गए हैं, मतलब आगे रखे गए, हमको डायग्राम बनाने की जरूरत भी नहीं है। दर्पण के आगे है तो निगेटिव, दर्पण के पीछे है तो पॉजिटिव। चलिए अगला क्वेश्चन पे आ जाइए। किस दर्पण का उपयोग से पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है। तो किस दर्पण का उपयोग पीछे का दृश्य को देखने में करते हैं, उत्तल दर्पण का करते हैं। तो देख ले, ये इनमें से कोई नहीं, कौन सा, उत्तल दर्पण का उपयोग करते, तो ऑप्शन ए ऐसा हो जाएगा। पश्च दृश्य का मतलब होता है पीछे, और पीछे हम लोग किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो वाहन के हेडलाइट में पश्च दृश्य देखने के लिए करते हैं। कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला आ जाइए। अगला है, निम्नलिखित में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, उत्तल अवतल। तो जस्ट पढ़ा है, उससे उत्तल, उससे ऊपर वाला, ऊपर वाला को हम कब याद करते हैं, पॉजिटिव के लिए, तो उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण का फोकस दूरी हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। तो कौन सा ऑप्शन लग जाएगा इसमें, इसमें ऑप्शन बच्चों बी लग जाएगा। उससे उत्तल, उससे ऊपर वाला याद करने का तरीका बताए थे, ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। अगला देख ले इसमें, अगला जब देखिएगा, किस कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से किसी कार के अग्रदीप में, मतलब हेडलाइट में, गाड़ी के हेडलाइट में कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं, तो आपको बताए थे प्रकाश को सीधा समानांतर फैलाता है कौन, अवतल दर्पण, ठीक है। तो इसमें हम लोग अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, समतल या उत्तल, तो हमेशा कौन सा ऑप्शन होता है, अवतल होता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्लियर है। तो चले अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, दर्पण का सूत्र होता है, ये बहुत साल में पूछा हुआ है, 20 में, 21 में, 23 में, 25 में, घिना दिया है बच्चों आप लोग, देखें इनको, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, और दूसरा होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, 1/f प्लस 1/u बराबर 1/v, 1/f प्लस 1/v बराबर 1/u, गलत है। सबसे पहला वाला सही, 1/v प्रतिबिंब की दूरी प्लस 1/u वस्तु की दूरी बराबर 1/f, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर है। आपको याद रखना, पहले प्रतिबिंब की दूरी प्लस वस्तु की दूरी, तब फोकस दूरी आती है, ठीक है। तो ये दर्पण है, और लेंस में इसका उल्टा होता है, तो आगे पढ़ेंगे हम लोग, जान जाएंगे। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने, फोकस पर, वक्रता त्रिज्या पे, ठीक है। तो ये जो है ध्रुव पर, अनंत पर, वक्रता केंद्र पर, फोकस दूरी पर, फोकस पर, वक्रता केंद्र पर रखते हैं, तो समान आकार का वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, समान आकार का बनता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अगला देखें, अगला क्वेश्चन है बच्चों, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, पहला ऑप्शन है 2021 में पूछा हुआ, अनंत, शून्य, 100 सेंटीमीटर, 50। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत, क्योंकि वक्रता त्रिज्या होती है अनंत, क्योंकि मुड़ा नहीं होता है, जो दर्पण मुड़ता है उसका, उसमें वक्रता त्रिज्या होता है, ठीक है। और जो सीधा हो जाता है जो दर्पण, इसकी वक्रता त्रिज्या ही क्या हो जाती है, अनंत हो जाती है। और जब वक्रता त्रिज्या अनंत हो जाएगी, तो वक्रता त्रिज्या अनंत है तो फोकस भी तो हो जाएगा r/2, अनंत/2, तो अनंत/2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, अनंत आ जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए नंबर होगा। क्लियर है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना है। चले 27 पर आते हैं। और उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, हमेशा सीधा होता है, छोटा होता है, सीधा और आवर्धित, आवर्धित नहीं होता है, बहुत छोटा हो जाता है इसमें। उत्तल दर्पण में उल्टा और आवर्धित नहीं, उल्टा नहीं होता है, सीधा और हरासित, हरासित मतलब छोटा हो जाता है। इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा हो जाएगा, सीधा होता है और हरासित मतलब छोटा होता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन बताएंगे, ऑप्शन सी हो जाता है। उत्तल दर्पण हमेशा छोटा बनाती है, काल्पनिक बनाती है और सीधा बनाती है। तो आवर्धित ना हो कैसे क्या बोलते हैं, हरासित बोलते हैं यहाँ पे।
ठीक है, देख ले अगला क्वेश्चन आ जाइए। गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। हम बताए थे गोलीय दर्पण है उसके चारों तरफ का व्यास वृत्ताकार बनाते हैं, उसे द्वारक कहते थे, याद है। मुख्य फोकस कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं, गोलीय दर्पण का द्वारक कहते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठों की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है, द्वारक कहलाता है। हम बताए हुए थे थ्योरी में। अगर आप लोग नहीं देखे हैं वीडियो तो वो अपना है यूट्यूब पर डाला हुआ, प्रकाश का परावर्तन, आप उससे रिवीजन मार सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, द्वारक कहलाता है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला आ जाइए। किसी दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है, सीधा होता है। किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है? तो देख ले बच्चों, 2022 में पूछा हुआ है, केवल अवतल दर्पण में, केवल उत्तल दर्पण में, केवल समतल दर्पण में, या तो समतल अथवा उत्तल। तो दोनों में वस्तु किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है? तो दोनों में हो सकता है, अवतल में भी हो सकता है और उत्तल में भी हो सकता है। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, डी, या तो समतल अथवा उत्तल, दोनों में सीधा ही बनता है, हमेशा बनता है। वस्तु चाहे कहीं भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो चलिए बच्चों अगला आते हैं। अगला दिया हुआ है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक होती है, ठीक है, सॉरी ऋणात्मक होती है। 22 में पूछा हुआ, 25 में पूछा है धनात्मक ऋणात्मक, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। कभी ऋणात्मक नहीं, ऑप्शन बी हो जाएगा, शून्य नहीं, ऋणात्मक होगी। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए 30 के बाद आते हैं 31 का क्वेश्चन। 31, किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो उत्तल में हमेशा छोटा होता है, हमेशा, हमेशा लगा दिया है। अवतल में भी छोटा बड़ा होता है, लेकिन कभी छोटा भी होता है अवतल में, कभी बड़ा भी होता है, लेकिन उत्तल में हमेशा छोटा होता है। तो कि उत्तल होगा, अवतल होगा, समतल होगा, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या बोलेंगे, उत्तल जो है हमेशा क्या हो जाता है, हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 है, तो यह गोलीय दर्पण है। तो बताइए +20 है फोकस दूरी, तो कौन +20 है? इसका मतलब फोकस दूरी प्लस है, प्लस होने का मतलब उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है। तो ठीक है, तो ये 21 में और 23 में पूछा हुआ है, उत्तल, अवतल, समतलोत्तल, इनमें से कोई नहीं, कौन सा होगा, उत्तल। उससे ऊपर वाला, ऊपर वाला को हमेशा याद करते हैं पॉजिटिव के लिए, तो उत्तल दर्पण होगा। तो ऑप्शन ए आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। अगला है, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखना चाहिए? अवतल दर्पण है, अगर हमें आवर्धित बनाना है और काल्पनिक बनाना है तो दर्पण के फोकस बिंदु, दर्पण के ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच रखा जाता है। तो ये 2023 में पूछा हुआ है, फोकस और ध्रुव के बीच, पहला ही ऑप्शन सही है। और दूसरा, वक्रता केंद्र के परे, वक्रता केंद्र से परे फोकस पर, और डी में वक्रता केंद्र और फोकस के बीच नहीं। तो अपना कौन सा हो जाएगा, फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, आप देख सकते हो, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है? किस दर्पण की फोकस दूरी, तो जस्ट पढ़ाए, अवतल दर्पण होती है। ठीक है, 2023 में पूछा हुआ है, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, तो क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण, ऑप्शन बी आ जाएगा। देख ले ऑप्शन बी। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन पर आवे। तो एक आभासी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती तो परावर्तित किरण पुंज होगा। ये 2023 में पूछा हुआ है, ऐसे हम थ्योरी में पढ़ा रखे हैं आपको, आपको हम बताए थे इसका बात। अब अभिसारी, अभिसारी मतलब, अभिसारी होता है, अभिसारी का मतलब होता है सटने वाला। ठीक है, तो अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज इस तरह से आएगा, आपतित होगा। तो ये परावर्तन के बाद भी दोनों सटने वाला ही होगा। देखिए दोनों सटते जा रहा है, ये परावर्तित किरण है, इसके और इसके बारे में बताना है। तो परावर्तित किरण भी कैसा होगा, अपसारी, अभिसारी हो जाएगा। अगर समतल दर्पण पे अगर है इस तरह से किरण जा रही है, समतल दर्पण पे किरण अगर फैलने वाली जा रही है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से किरणें जा रही है, तो परावर्तन के बाद ये फैलने वाली ही किरण रहती है। ये किरण भी फैल रही है, जब फैलती हुई किरण आती है तो फैलती हुई किरण ही जाती है। यहाँ भी अगर सिकुड़ती हुई किरण आती है तो परावर्तन के बाद ये किरण भी सिकुड़ती हुई चली जाती है। तो अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, तो ये परावर्तित होगा, सॉरी यहाँ पे परावर्तित, परावर्तित किरण पुंज होगा। तो परावर्तित किरण पुंज भी कैसा होगा, अभिसारी ही होगा, अभिसारी ही होगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है बच्चों, आप सही कर लीजिएगा, परावर्तित किरण पुंज है। ठीक है, तो ये भी
जब किरण आया कैसा अभिसारी, तो परावर्तित किरण पुंज भी अभिसारी होगा। दोनों सेम नेचर का होता है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। हम आपको थ्योरी पढ़ाते वक्त भी पढ़ाए थे। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। अभिसारी तो अभिसारी ही रह जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें ऑप्शन बी है। उसके बाद अगर हम बात करें अगला क्वेश्चन का, तो किसी समतल दर्पण का आवर्धन होता है। आवर्धन मतलब इसमें पूछा जा रहा है क्या प्रतिबिंब बहुत बड़ा बन जाता है, नहीं, वस्तु के बराबर बनता है। तो हम लोग प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु को ऊंचाई का जब अनुपात लेते हैं तो वही आवर्धन होता है। दोनों कट के एक आता है, एक आता है तो प्लस में कि माइनस में। तो समतल दर्पण हमेशा काल्पनिक बनाता है, काल्पनिक के लिए हमेशा माइंड में पॉजिटिव होना चाहिए, तो +1 होता है इसका। ठीक है, तो याद रखेंगे इसका क्या होता है, +1। तो याद इसका हो जाना चाहिए ऑप्शन ए। ठीक है, कोई दिक्कत। तो चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। किस दर्पण से आभासी मिल सकता है, समतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, अवतल दर्पण से, किससे मिल सकता है। तो आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है इनमें से सभी। तो देखिए समतल दर्पण तो हमेशा काल्पनिक बनाता है, उत्तल दर्पण भी हमेशा काल्पनिक बनाता है। अवतल का क्या, अवतल दोनों बनाता है, वास्तविक बनाता है और काल्पनिक भी बनाता है। तो ये भी काल्पनिक बनाता है और ये भी बना सकता है, ये भी, तीनों बना सकता है। तो कौन होगा इनमें से सभी, तो ऑप्शन कौन सा लग जाएगा इसका, ऑप्शन लग जाएगा डी बच्चों। ठीक है, अगला पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन का हम बात करेंगे वस्तुनिष्ठ का। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है किससे, ध्रुव से। तो देख लेंगे 2023 में वक्रता केंद्र से, ध्रुव से, फोकस से, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन होगा, ध्रुव से हो जाएगा बच्चों। क्लियर है आप लोग को। तो कौन सा ऑप्शन लगेगा यहाँ पे, ऑप्शन बी लग जाएगा। ऑप्शन बी का मतलब किससे, ध्रुव से लग जाएगा। क्लियर है। अगला देखिए आप इसमें, अगला क्वेश्चन है कि फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। कौन सा फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर का अवतल दर्पण है, तो फोकस दूरी क्या हो जाएगा, -20, और इसका दुगुना होता है वक्रता त्रिज्या, तो -40 हो जाएगा। ठीक है, तो 15, 30, 40 और 60। तो इसमें देखिए वैल्यू नहीं दिया हुआ है, प्लस लगेगा या माइनस। तो फोकस दूरी का दुगुना होता है वक्रता त्रिज्या, तो कितना हो जाएगा ये, 40 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। चिन्ह नहीं दिया है प्लस माइनस का, तो हम लोग छोड़ देंगे, हम सिर्फ वैल्यू बता देंगे इसमें। ठीक है, चलिए अगला आ जाइए। अगला क्वेश्चन आप समझने का प्रयास करें। तो अगला है, आंख नाक गला के चिकित्सक द्वारा उपयोग में लाए जाने वाला दर्पण कौन सा होता है। तो अब अवतल होता है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन मारेंगे हम लोग, बी मारेंगे बच्चों। ठीक है, ये बी ऑप्शन होगा। अगला देखिए आप इसमें, इसमें जब देखिएगा तो उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान होता है। आवर्धन का महत्तम मान होता है 1 से हमेशा छोटा होता है, क्योंकि वह प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, छोटा बनता है। तो इसीलिए आवर्धन हमेशा 1 से छोटा होगा। 1/2 हो सकता है आनंद, 2 नहीं हो सकता है, 1 नहीं हो सकता है। 1 से छोटा ऑप्शन कौन सा हो सकता है, 1/2। तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। आप जाके देखिए मेरा वीडियो को, उसमें सब बता रखे हैं। एम छोटा बन रहा है कि बड़ा बन रहा है, हम हर एक चीज का बात कर रखे हैं। आप उन्हें अच्छा से देखिए वीडियो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा ऑब्जेक्टिव बनाने में। देखिए, किसी अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब क्या होगा, टूट जाएगा तो प्रतिबिंब जो है थोड़ा सा स्पष्ट रूप से नहीं दिखेगा, सीधा सीधा बनेगा। अवतल दर्पण का आधा बनेगा नहीं, कम तीव्रता का बनेगा। इनमें से कोई नहीं। देखिए, जब प्रकाश सही से अब नहीं पहुंच पाएगी प्रतिबिंब तक, क्योंकि आधा दर्पण टूट गया है, तो प्रकाश जब सही से नहीं पहुंच पाएगी, जिसके कारण से प्रतिबिंब बनेगा लेकिन बहुत ही अच्छा नहीं बन पाएगा, जो कम तीव्रता का बनेगा, तो धुंधला धुंधला सा रहेगा। तो कौन सा ऑप्शन मारेंगे हम लोग, सी मारेंगे। ठीक है, आप देख लें अगला क्वेश्चन। फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा यदि वस्तु का दूरी का मान डैश होगा। ठीक है, देख ले, 10 सेंटीमीटर से अधिक और 10-20 सेंटीमीटर से अधिक, 10 सेंटीमीटर से कम, इनमें से कोई नहीं। देखिए फोकस दूरी 10 दिया हुआ है, अवतल दर्पण है। आप इनको जब सॉल्व करेंगे, आपको हम समझाते, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही आंसर लग जाएगा। जैसे ये अवतल दर्पण है, इसकी फोकस दूरी जो है, ये फोकस बिंदु है 10 सेंटीमीटर पर, तो ये 10 सेंटीमीटर पर है। ठीक है, अब इसमें क्या कहा जा रहा है, अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा। तो आवर्धन धनात्मक कब होगा, जब प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा। काल्पनिक कब बनेगा, जब इसका वस्तु कहाँ पे हो, वस्तु इसी के बीच हो। तो फोकस और ध्रुव के बीच होता है, तो इसका यहाँ पे इधर बनता है, काल्पनिक इमेज बनता है। तो वस्तु कहाँ से कहाँ के बीच होना चाहिए, तो वस्तु का दूरी का मान होना चाहिए 0 से 10 तक।
10 के बीच। तो 10 सेंटीमीटर से अधिक, 20 सेंटीमीटर से अधिक, 10 सेंटीमीटर से कम। तो कौन सा ऑप्शन सही है? 10 सेंटीमीटर से कम वस्तु रखने पर इसका काल्पनिक बनेगा, और काल्पनिक होता है तो उसका आवर्धन हमेशा धनात्मक होता है। इसीलिए वस्तु कहाँ से कहाँ होनी चाहिए? 0 से 10 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन लगेगा इसमें बच्चों? सी लगेगा, 10 से कम होना चाहिए। क्लियर है? अगला क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको, फोकस से ध्रुव की ओर जाने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होते जाता है? फोकस से ध्रुव की ओर जाने पर, फोकस से ध्रुव की ओर जाने पर ये आवर्धन बढ़ता जाता है, आवर्धित होते जाता है प्रतिबिंब। तो आवर्धन का मान बढ़ता जाता है, घटता जाता है, अचर रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो ये भी आपको इस तरह से भी सोच सकते हैं, जब जब यहाँ पे होता है, फोकस पर होता है, फोकस पर अगर कोई वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? अनंत पे बनता है, अनंत पे बनता है ये प्रतिबिंब इमेज। लेकिन जैसे इधर चल गए तो इसका प्रतिबिंब इधर बनने लगता है और बड़ा बनता है, और इसके नजदीक चल जाएंगे तो और बड़ा बनने लगेगा इस तरह से। तो जैसे जैसे हम, ये फोकस बिंदु है, फोकस से जैसे दर्पण की ध्रुव की तरफ बढ़ते जाते हैं तो प्रतिबिंब आवर्धित होते जाता है, तो आवर्धन का मान क्या होते जाता है? बढ़ता जाता है धीरे धीरे। तो कौन सा ऑप्शन लगेगा इसमें? ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, 2024 में पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव्स है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला आ जाइए 45। एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है तथा बढ़ता जा रहा है, तो चींटी की गति की दिशा होगी किधर? ध्रुव की तरफ जा रही होगी। बात समझ में आ रहा है ना? तो प्रतिबिंब सीधा है, सीधा मतलब काल्पनिक है, तो फोकस से वक्रता केंद्र की ओर जा रही होगी, फोकस से ध्रुव की ओर जा रही होगी, ध्रुव से फोकस की ओर जा रही होगी, इनमें से कोई नहीं। किधर से किधर जा रही हो? फोकस बिंदु से ध्रुव की ओर जब जाते हैं तो उसका आवर्धित इमेज बनता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो इसलिए तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, ध्रुव की ओर जाती है फोकस से। ठीक है, चलिए अगला पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अवतल दर्पण किस प्रकार का, अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है? 2025 में अपसारी, अभिसारी, अभिसारी तथा अपसारी दोनों, इनमें से कोई नहीं। अवतल जो है प्रकाश को सुकरा देती है तो अभिसारी होती है, तो अवतल दर्पण को ही अभिसारी दर्पण कहते हैं और अभिसारी कहते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखें तो अगला अगला क्वेश्चन है, अभिसारी आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा होता है। ठीक है, उल्टा होता है, सीधा होता है, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। कैसा होता है? आभासी। आभासी मतलब कल्पना करना, सपना देखना, वो सीधा ही होता है। तो ऑप्शन कौन सा लग जाएगा? ऑप्शन बी लग जाएगा बच्चों। क्लियर है? आप लोग भी मेरे साथ सोचते चले, क्या बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं? अगर नहीं बन पा रहा है, आपको कोई दिक्कत है तो आप सबसे पहले उसको भी, इसका चैप्टर क्लियर कर लें और अच्छा रहेगा, बड़ा मजा आएगा आपको। ठीक है, अब बात करेंगे ऑब्जेक्टिव। अभी तक खत्म हो गया है, 47 ऑब्जेक्टिव था, आपको ये टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगा ग्रुप में। अब इसी के आगे हम लोग करेंगे कौन सा? अति लघुत्तरीय, 1 मार्क्स में पूछा जाता है, अति लघुत्तरीय करेंगे। इसको एक एक करके पढ़ते हैं। तो अति लघुत्तरीय प्रश्न में पहला है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? बस आंसर करना है। देखिए 2013, 16, 17 और 13, 16, 17 और 22 में पूछा हुआ है। तो प्रकाश के परावर्तन के अगर आंसर देखा जाए तो कितने नियम है? 2 नियम, बस हो गया। बस इतना ही काम करना है, 1 मार्क्स का। देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन अब तो नहीं आता है, आया हुआ है पहले, अब क्वेश्चन बैंक कर रहे हैं तो आपको ये सब करना पड़ेगा। अति लघुत्तरीय में दूसरा क्वेश्चन, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, तो इनकी फोकस दूरी क्या होगी? तो देखिए 2012 में पूछा हुआ है, तो सॉल्यूशन करते हैं। तो आर बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो एफ बराबर r/2 होता है। तो अब एफ बराबर आर की जगह 20/2 कर देंगे तो एफ का मान कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो इसका फोकस कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है आप इसको इसमें? तो चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए थर्ड में। थर्ड में जब हम आएंगे तो थर्ड में हम देखेंगे गोलीय दर्पण की फोकस एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध पूछा गया है। सिर्फ फार्मूला लिखना और कुछ नहीं, इतना हल्का क्वेश्चन है। तो बताइए 2013 में पूछा है, सॉल्यूशन करेंगे तो एफ बराबर क्या हो जाएगा? r/2। बस यही संबंध है और कुछ था नहीं इसमें। इतना ही संबंध लिखने में अपना लोगों को कितना मार्क्स मिलेगा? 1 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है? तो चलिए अगला क्वेश्चन पर आवे। तो अगला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखने पर प्रतिबिंब समान साइज का बनता है, समान आकार का बनता है?
तो कहाँ पे रखने पर, वक्रता केंद्र पर रखने पर समान आकार का बनता है। तो देख ले इसका ऑप्शन डायरेक्ट इतना ही लिखना है, वक्रता केंद्र, ज्यादा अकर बकर नहीं लिखना है बच्चों। आप ध्यान रखिए, जितना अकर बकर लिखिएगा उतना आपका रेटिंग खराब होगा, उतना ही स्थिति खराब होते जाएगा, उतना ही समय लगेगा, क्वेश्चन छूट जाएगा। आप जो भी सटीक आंसर होता है आप उस आंसर को लिखिए, अदर गदर कुछ ना लिखिए, आपको कभी भी नंबर कम नहीं होगा, बहुत अच्छे मार्क्स लाइएगा। ठीक है, देखिए अगला पे आ जाइए। और कटकुट नहीं होना चाहिए एग्जाम में, कटकुट नहीं करना है, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो देख ले, किस गोलीय दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? किस गोलीय दर्पण में केवल काल्पनिक, गोलीय दर्पण का बात कर रहा है, अवतल या उत्तल? तो हम लोग उत्तल में काल्पनिक बनता है हमेशा, बस यही तो नाम लिखना है, 2015 में पूछा है। तो क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण में, बस इतना ही आंसर करना और कुछ नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, अवतल दर्पण के दो उपयोग को लिखे। अवतल दर्पण का दो उपयोग निम्नलिखित देख सकते हैं। पहला उपयोग है दाढ़ी बनाने में किया जाता है, काम खत्म। दूसरा उपयोग है वाहन के हेडलाइट में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग पूछ लिया, बता दी। ठीक है, और पूछता तो और लिखते कि नाक कान गला आदि को जांच करने में किया जाता है। तो अब उतना ज्यादा नहीं पूछा है, दो पूछा, आपको जो मन करे उस तरह से लगा सकते हैं। ठीक है, तथा सर्च लाइट में किया जाता है। ठीक है, अगला आ जाइए, अगला आ जाइए, मोटर गाड़ी चालक के सामने में कौन सा दर्पण लगा रहता है? मोटर गाड़ी के सामने मतलब मिरर कौन सा लगाया रहता है, दर्पण कौन सा लगा रहता है? तो उत्तल लगता है, क्यों? क्योंकि जो दृश्य होता है, पीछे का जो दृश्य होता है वो विस्तारित बनाता है। तो ये भी क्वेश्चन आ रखा है, तो बताइए कौन सा दर्पण रहता है? उत्तल दर्पण, बस इतना ही लिखना है, इससे ज्यादा नहीं लिखना है। ठीक है, आ जाइए, अब बात करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न का। लघु उत्तरीय प्रश्न का बात कर रहे हैं। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रकाश पुंज क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, अब ये 2 मार्क्स का है। तो अभी हम लोग अब देख सकते हैं, इससे पहले अति लघु उत्तरीय पढ़ रहे थे जो 1 नंबर का था। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं कौन से, लघु उत्तरीय, कितने मार्क्स के, 2। तो ये पूछे जाते, पीछे वाला पैटर्न खत्म हो गया है, तो ये यहाँ से हम लोग 2 मार्क्स के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आया बच्चों, प्रकाश पुंज क्या है, ये कितने प्रकार के, 2016 में और 25 में पूछा हुआ है। तो प्रकाश पुंज क्या है, किरणों के प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं समानांतर प्रकाश पुंज, अपसारी किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज होते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। ये 3 प्रकार के समांतर, अपसारी, अभिसारी होते हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, ये 2 मार्क्स के लिए सफिशियंट। ठीक है, चलिए अगला पे आ जाए। दूसरा क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखिए और किरण आलेख से दर्शाएं। ये 11 में, 17 में, 18 में, 19 में और 22 में पूरा छक्का छुड़ा दिया क्वेश्चन, पूछ पूछ कर। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 2 नियम है। पहला क्या होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा देख लें आप, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, आई बराबर आर। और ये रे डायग्राम है, सब कुछ दिखाया हुआ है, बस इतना ही लिखना है, यही सब बनाना है आपको। कितने मार्क्स में? 2 मार्क्स में। ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है, ये परावर्तित किरण है, ये आपतन कोण, ये परावर्तन कोण है, ये परावर्तक सतह है। बस इतना ही तो बनाना है डायग्राम, साफ सुथरा बनाइए, आपको नंबर झकाझक मिलेगा। देखिए अगला क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, उत्तल और अवतल दर्पण के 3 उपयोगों को लिखे। उत्तल और अवतल के 3 उपयोग को लिखना है, तो देख लें। सबसे पहला हम लोग किसका लिखेंगे? उत्तल दर्पण के उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। दूसरा, प्रकाश को फैलाने में करते हैं, जैसे हम बताए थे स्ट्रीट लाइट के ऊपर में भी लगाया जाता है ताकि प्रकाश को वहाँ फैला सके। एटीएम मशीन के ऊपर लगा रहता है, बहुत सारा उपयोग बता रखे हैं इनका भी हम लोग। ठीक है, अब आजिए, अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। दूसरा, वाहन के हेडलाइट तथा सर्च लाइट में किया जाता है। रोगियों के नाक कान गले दांत आदि को जांच करने में किया जाता है। 3 है, बस हो गया। इसी में हम लोग को कितना मार्क्स मिलेगा? इसी में हमको 2 मार्क्स मिलेगा। इससे ज़्यादा नहीं लिखना, आपको समय भी कम लगेगा, साफ सुथरा होना चाहिए कॉपी और अच्छे से सजा होना चाहिए, जिससे आपको मार्क्स मिल सके गर्दा उड़ा के। ठीक है, सजाना है कॉपी को। हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पस दर्पण के रूप में वीरता क्यों देते हैं, मतलब उसका वैल्यू क्यों देते हैं कि क्योंकि वो विस्तृत क्षेत्र बनाता है,
इस कारण से हम लोग देते हैं। 2013 और 19 में पूछा हुआ है, वाहन में उत्तल दर्पण को पथ दृश्य दर्पण के रूप में वीरता निम्नलिखित कारणों से देते हैं। पहला है, उत्तल दर्पण विस्तृत दृष्टि क्षेत्र का छोटा प्रतिबिंब बनाता है। पीछे का जो दृष्टि क्षेत्र होता है उसका छोटा सा भाग में प्रतिबिंब बना देता है, छोटा प्रतिबिंब बना देता है। पहला मतलब पीछे का सब कुछ देख सकते, इतना ही समझ ले। ठीक है। फिर उत्तल दर्पण हमेशा सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। उल्टा बनाता तो हम लोग को दिक्कत आता, उल्टा नहीं बनाता है, ये सीधा बनाता है तो आसानी से देख पाते हैं। ठीक है। तो इसका बस दो ही कारण है, आपको इस तरह से 2 मार्क्स में लिखना है। ठीक है। अगला आ जाए बच्चों, अगला है कि गोलीय दर्पण के कितने प्रकार होते हैं। बस अब इसका नाम लिखना है, सिंपल। गोलीय दर्पण के 2 प्रकार होते हैं, पहला अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। काम खत्म हो गया, ज़्यादा इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। अगला आ जाइए, अगला देखिए। अगला में कहा गया गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस को परिभाषित कीजिए। मुख्य फोकस किसे कहते थे? जब प्रकाश की किरण प्रधान के समानांतर दर्पण पर आती है तो परावर्तन के बाद फोकस बिंदु से गुजर जाती है, गुजरती हुई प्रतीत होती है, बस वही लिखना है। प्रकाश की किरण प्रधान के समानांतर जब दर्पण पर आपतित होती है, ठीक है, तो परावर्तन के बाद फोकस बिंदु प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से गुजर जाती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं? उसे फोकस बिंदु कहते हैं। बस इतना ही सा बात लिखना है। ठीक है बच्चों, तो ये फोकस का परिभाषा हो गया। फोकस का परिभाषा भी पूछा हुआ था। तो अब देखिए लघुत्तरीय प्रश्न, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। 2017 में आया हुआ है 2 मार्क्स में। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। इधर अवतल लिखेंगे, उधर उत्तल लिखा हुआ है। देखते जाएं, इसमें पहला पॉइंट आ रहा है, देखें पहला पॉइंट। तो पहला पॉइंट, इसका परावर्तक सतह धसा होता है। अवतल का कैसा होता है? परावर्तक सतह ये धसा होता है। ठीक है। और इसमें परावर्तक सतह कैसा होता है? इस तरह से होता है, इस तरह से होता है बच्चों, ये उभरा हुआ होता है। इसका परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है। इसमें अगर बात करेंगे, इनका दूसरा नाम अभिसारी दर्पण है। इसका दूसरा नाम क्या है? कौन सा दर्पण है? अभिसारी दर्पण है। क्यों अभिसारी दर्पण है? प्रकाश को ये प्रधान अक्ष की ओर मोड़ देता है, इसलिए अभिसारी दर्पण है। और इसका नाम अपसारी दर्पण है। क्यों? क्योंकि ये प्रकाश को क्या करता है? फैला देता है, तो ये अपसारी दर्पण है। इसमें अगर हम तीसरा बात करें, इनका फोकस दूरी ऋणात्मक होता है और इसका फोकस दूरी क्या होता है? धनात्मक होता है। अब इतना लिख दिए, काफी है, आप एक्स्ट्रा भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। आपको 3 लिख दिए, 2 मार्क्स में सफिशियंट है। अब 4 लिखते तो और अच्छी बात है। इसका आवर्धन m बराबर 1, m ग्रेटर देन 1, m लेस देन 1। मतलब प्रतिबिंब वस्तु के बराबर भी होता है, वस्तु से छोटा भी होता है और वस्तु से बड़ा भी होता है। छोटा बड़ा बराबर सब होता है। इसमें हमेशा क्या होता है? हमेशा छोटा ही रहता है, हमेशा लेस देन 1 रहता है। ठीक है। और 5वां है कि इसका आवर्धन हमेशा ऋणात्मक होता है। आवर्धन ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होता है। ठीक है। इसका आवर्धन हमेशा धनात्मक होता है। बच्चों यहाँ पे मिस्टेक है थोड़ा सा, हम आपको बता दें। इसका आवर्धन धनात्मक भी होगा और तथा क्या होगा? तथा धनात्मक होगा। ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होता है इसमें। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? धनात्मक होता है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे मिस्टेक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे इसका आवर्धन धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। किसमें? अवतल दर्पण में। तो चलिए, यहाँ मिस्टेक है, आप इनको सुधार कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है? ये तो इतना आसान क्वेश्चन है। अवतल दर्पण और फोकस दूरी में F बराबर R/2 का संबंध होता है। बताइए, 2 मार्क्स में ये आया हुआ है क्वेश्चन, कोई दिक्कत है आप लोग को? तो चले अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आवर्धन किसे कहते हैं? ये तो बहुत आसान है, अपना मन है। दोनों परिभाषा हमसे कौन सा परिभाषा आप लिखना चाहते हैं? तो हम लिखेंगे, पहला m बराबर क्या होता है, देख सकते हैं। तो m बराबर होता है ऊपर में प्रतिबिंब की ऊंचाई, नीचे क्या होता है? वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, पहला परिभाषा। दूसरा परिभाषा आप देख ले इधर वाला, तो ऊपर में आता है प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के कैसा अनुपात? ऋणात्मक अनुपात, माइनस लगा हुआ है इसमें, तो ऋणात्मक अनुपात को भी आवर्धन कहते हैं। तो 2 परिभाषा है। तो पहले देखिए, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। क्लियर है? दूसरा परिभाषा क्या होगा यहाँ में? प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के कैसा अनुपात को? ऋणात्मक अनुपात को। तो क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की दूरी के कैसा अनुपात? ऋणात्मक अनुपात को क्या कहते हैं? दर्पण का आवर्धन कहते हैं। तो आप इस तरह से भी आप इनको ऐड कर सकते हैं। क्लियर है? तो चले अगला क्वेश्चन पे आते हैं।
लघुत्तरीय प्रश्न में गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी को लिखे। 2018 में चिन्ह परिपाटी के बारे में लिखना है। तो ये देख लें इधर, तो ये ध्रुव है और ये ध्रुव हो गया, ये प्रधान अक्ष हो गया, ये प्रकाश इधर से आ रही है, ये प्रकाश की दिशा हो गई। अब प्रकाश की दिशा के विपरीत अगर मापते हैं तो ऋणात्मक होगा, प्रकाश की दिशा में मापेंगे धनात्मक होगा, प्रधान अक्ष से ऊपर मानेंगे धनात्मक, प्रधान अक्ष के नीचे तो ऋणात्मक हो जाएगा। क्लियर है? अब इसी को हमको लिखना है, तो पहला हम क्या लिखेंगे, सभी दूरी ध्रुव से मापते हैं, सभी दूरी को ध्रुव से मापते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। तथा प्रकाश के विपरीत दिशा में, प्रकाश के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी कैसी होती है, विपरीत दिशा की ऋणात्मक होती है। ठीक है। तीसरा हम क्या बोलेंगे, प्रधान अक्ष के ऊपर मापी गई दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है, तथा प्रधान अक्ष के नीचे मापी गई दूरी क्या होती है, मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होती है। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग बात कर सकते हैं। तो ये 2 मार्क्स में लिखना है। उसके बाद आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर रखे वस्तु के प्रतिबिंब के लिए किरण आलेख खींचे और प्रतिबिंब की प्रकृति, आकार एवं स्थान बताएं। अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर रखे वस्तु के प्रतिबिंब के लिए किरण आलेख खींचे। तो देख लें, इसमें हम बात करेंगे, ये अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण में ये जो है इसमें इसका ध्रुव है और ये वक्रता केंद्र है, ये प्रधान अक्ष है। अब यहाँ पे फोकस है। अब इस पर वक्रता केंद्र पर रख रहे हैं वस्तु को। अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर रखे वस्तु के प्रतिबिंब के लिए किरण आलेख खींचे और प्रतिबिंब के आकार प्रतिबिंब स्थान लिखे। देखिए, मान लिए इसमें नहीं बोला कि वस्तु को कहाँ रखना, वक्रता केंद्र पर रख लिए। अब इससे वस्तु है, इससे जाने वाली प्रकाश की किरण प्रधान के समानांतर दर्पण पर गई तो परावर्तन के बाद किस बिंदु से गुजर जाती है, फोकस बिंदु से गुजर जाती है। दूसरा, फोकस बिंदु से जब प्रकाश दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद किसके समानांतर हो जाती है, फोकस के समानांतर। जहाँ पे दोनों किरण कटती है वहाँ पे क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ प्रतिबिंब बन जाएगा, ये प्रतिबिंब बनेगा। तो बता दें, प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, सी पर बनता है। और प्रतिबिंब किसके समान होता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब, तथा उल्टा होता है, वास्तविक बनता है तो उल्टा होता है और एम ऋणात्मक हो जाता है। तीसरा अगर बात करें तो प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है। तो इसी के बारे में पूछा गया था, तीनों पॉइंट हम यहाँ पे ये सब बता दिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो एम बराबर 1 बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। ठीक है, तो अगला पे आ जाइए। अगला पे आप देखिएगा, तो गोलीय दर्पण क्या है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। देखिए 2020 में पूछा हुआ, फिर से रिपीट किया हुआ है। गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का क्या हो, एक भाग हो। ठीक है, तो एक ये जो गोलीय दर्पण होता है, उत्तल या अवतल, ये किसी खोखले गोले का ही एक टुकड़ा होता है, एक भाग होता है। ठीक है, अब वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी क्या होता है, r/2। तो हम लोग क्या करेंगे, f बराबर r का मान 20/2 कर देंगे, तो f का मान कितना निकल जाएगा, 10। इसकी फोकस दूरी भी निकल गई है। ठीक है, चलिए अगला पे आ जाइए। अगला दिया हुआ है, किस दर्पण को अभिसारी दर्पण, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं। तो अवतल दर्पण में जब प्रकाश की किरण आती है तो किधर मोड़ देती है, देखिए अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, ये इसका ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र है, दोनों को मिला दिए तो प्रधान अक्ष है। प्रकाश समानांतर आती है, किधर मुड़ जाती है, ये भी प्रकाश है और ये इस तरह से आई है। तो ये जानते हैं कि अभिलंब आपतन कोण होता है अभिलंब के साथ, और इसके इधर से गुजर जाएगी, ये इधर से गुजर जाएगी तो ये इधर से गुजर जाती है, फोकस की तरफ प्रधान अक्ष की ओर मुड़ जाती है। इसीलिए जब प्रकाश समानांतर किरण पुंज आती है तो अवतल दर्पण से मुड़ के किधर आ जाती है, प्रधान अक्ष की ओर। इसीलिए अवतल दर्पण को कौन सा दर्पण कहते हैं, अभिसारी दर्पण कहते हैं। तो ये कोणार होता है। तो आप देखें, इसी को हम लिखते हैं यहाँ पे, जब प्रकाश की किरण प्रधान के समानांतर दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष की ओर क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। इसीलिए अवतल दर्पण को क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण कहते हैं। क्लियर है? तो चलिए, ये 13 हो गया। अब 14 पर आ जाइए, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें। तो देख ले, तो सबसे पहले वास्तविक प्रतिबिंब, प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। काल्पनिक में क्या होता है, प्रकाश की किरण दर्पण के परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। तो पहला तो परिभाषा ही है, तो जिस बिंदु पर मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे काल्पनिक प्रतिबिंब। ये वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा
उल्टा बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है, सीधा बनता है। इसका आवर्धन ऋणात्मक होता है, वास्तविक जीवन है तो माइंड में ऋणात्मक होगा, ये काल्पनिक जीवन है तो माइंड में क्या होगा, धनात्मक होगा। ठीक है, तो इसको पर्दे पर नहीं उतारा जा सॉरी इसको पर्दे पर उतारा जा सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। ठीक है, तो ये दोनों का अंतर है, आप इसको समझ सकते हैं। पहला परिभाषा दे देना है, वास्तविक उल्टा होता है, काल्पनिक सीधा होता है, इसका आवर्धन ऋणात्मक होता है, उसका आवर्धन धनात्मक होता है, इसको पर्दे पर उतार सकते हैं, उसको पर्दे पर नहीं उतार सकते। इतना ही बात आपको ध्यान रखना है। तो चले अगला आ जाइए। अगला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। अब देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में हम लोग बात करेंगे। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में जब हम देखेंगे तो उत्तल दर्पण में सिद्ध करें कि F बराबर R/2 या R बराबर 2F। ठीक है, तो ये 5 मार्क्स में आता है। ठीक है, और इस साल के लिए ये और दर्पण सूत्र दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, आपको काफी अच्छे तरह से पढ़ लेना चाहिए। 2012, 2015 और इस बार लगेगा 2026 में दर्पण, इस चैप्टर से दर्पण फॉर्मूला आ जाए या F बराबर R/2 आ जाए, ये आएगा। अब देखिए ये कौन सा दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है, ये ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र है और ये इस तरह से लाइन चली गई है, इसका ये फोकस बिंदु है। और जब प्रकाश की किरण प्रधान के समानांतर दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद ये किस बिंदु से गुजर जाती है, फोकस बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत होती है। जैसे ये आपतन कोण है, ये अभिलंब है, ये इस तरह से रिटर्न हो गई, इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो इसको आर कहते हैं, इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये अपना ये आई है तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आई हो जाएगा, आई हो जाएगा। ये आर है तो ये तो ये आई है तो ये भी क्या हो जाएगा, आई एकांतर कोण से आई हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये आर है तो ये सामने वाला क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसको मान लेते हैं क्या, इसको मान लेते हैं अल्फा। अब यहाँ से एक लंब डाल देंगे इस पर तो इसको बोलते हैं डी। अब हम इसमें ए और डी बोलेंगे इसे। ठीक है, और इस दूरी को हम लोग बोलेंगे आर और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को बोलेंगे क्या, एफ कहेंगे, फोकस दूरी। अब चलिए डी पी के अत्यंत निकट होता है, ये जो डी होता है पी के अत्यंत ही निकट होता है पायरेक्सियल किरण के लिए। ठीक है, डी पी के अत्यंत निकट होता है तो एफ डी, एफ डी बोलो या एफ पी बोलो, दोनों सेम होगा। एफ डी लगभग किसके बराबर होगा, एफ पी के बराबर होगा। तथा सी डी, सी से डी बोला जाए या सी से पी बोला जाए, दोनों बराबर होगा। ठीक है, आई बराबर 10I होता है और 10I का क्या हो जाएगा, टेन थीटा लंब बटे आधार, तो क्या हो जाएगा ए डी बटे सी डी, सी डी हो जाएगा। ए डी रहने देंगे, सी डी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, सी डी ना लिख करके सी पी लिख सकते हैं। और सी पी का मान किसके बराबर होता है, आर के बराबर होता है। ठीक है, आई का मान। अब बात करेंगे किसका, अल्फा का। तो अल्फा क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार हो जाएगा। तो लंब कितना होगा, ए डी होगा, आधार क्या होगा, डी एफ होगा। और ए डी बटे डी एफ, तो डी एफ ना बोल करके, डी एफ ना बोल के इसको पी एफ भी बोल सकते हैं, तो एफ पी या पी एफ बोल सकते हैं। और एफ पी का मान कितना है, स्मॉल एफ, तो ए डी बटे एफ कर लेंगे। अब त्रिभुज ए एफ सी में अल्फा बहिष्कोण है, ये बाहर है इस त्रिभुज में, तो अल्फा बहिष्कोण के दोनों कोणों का योग होता है। तो अल्फा बहिष्कोण के दो बहिष्कोण दूर के दो अंतः कोणों के योगफल के बराबर होते हैं, अल्फे दोनों कोणों के योगफल के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो अल्फा बराबर क्या होगा, आई प्लस आर होगा, तो आई प्लस आर हो जाएगा। तो आई और आर बराबर होते हैं, तो अल्फा बराबर आई प्लस क्या हो जाएगा, आर की जगह भी आई कर देंगे, तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, 2I। अल्फा का वैल्यू निकाल रखें कितना, ए डी बटे एफ, और 2 इंटू आई का मान निकाल रखें ए डी बटे आर। तो ये ए डी दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, तो एफ बराबर क्या, आर बराबर क्या होगा, 2F हो जाएगा। तो ये प्रूफ है। ये 5 मार्क्स में ये पूछे या दर्पण सूत्र पूछे, दो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो चलिए अगला आ जाइए। ऐसे हम एक्सरसाइज में भी आपको करा रखे हैं आप लोग को, वहां से भी आप ये कर सकते हैं। अवतल दर्पण में भी सिद्ध करें, F बराबर R/2 दोनों में आ रखा है, तो ये देख सकते हैं इसमें। ये इस बार अवतल दर्पण है, ये प्रकाश ये वक्रता केंद्र है, ये प्रकाश की किरण आई है, इसको जब इससे मिला देंगे तो ये क्या कहलाएगा, अभिलंब कहलाता है ये लाइन। तो ये अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण को क्या कहेंगे, आपतन कोण कहेंगे। इसको कौन सा कोण कहेंगे, परावर्तन कोण कहेंगे। ये बिंदु क्या है, एफ है, तो इसकी फोकस दूरी को हम लोग एफ कहेंगे। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहेंगे।
और हम इसमें लम डाल देंगे यहाँ से बी से डी तक में। लम जैसे डाल देंगे इसको कहेंगे ये और ये कोण कैसा कोण है, एकांतर कोण है। एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो हम बराबर कर लेंगे। तो ये वाला कोण किसके बराबर हो, इसको अल्फा मान लेंगे, क्या कि ये आर और अल्फा एकांतर नहीं होते, हम थ्योरी में पढ़ा रखे थे आपको। तो अब हम लोग इसमें टेन अल्फा का बात करेंगे, ठीक है। तो अब डी किसके नज़दीक होता है, डी पी के नज़दीक होता है, ठीक है। तो डी पी के नज़दीक होता है तो डी ना बोल के वहाँ पे हम लोग पी का उपयोग कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं एफ डी, एफ डी ना लिख करके हम लिख सकते हैं क्या, एफ पी, दोनों बराबर होंगे। एफ डी लगभग किसके, एफ पी के बराबर होंगे। और सी डी ना बोल के सी पी बराबर कर सकते हैं हम लोग। तो सी डी ना बोल के सी से डी ना बोल करके हम लोग वहाँ पे क्या लगाएंगे, सी पी लगाया करेंगे। और आई बराबर क्या लिखेंगे, आई बराबर टेन आई, आई जो होता है टेन आई के लगभग बराबर होता है। टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो सी डी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बी डी बटे सी डी, ये आ जाएगा बी डी और नीचे आ जाएगा सी से डी, सी से डी। और सी डी ना बोल करके हम क्या बोलेंगे इसको, डी से कहाँ तक, पी तक। तो सी से लेके पी तक ऊपर बी डी रहेगा, और सी से लेके पी तक की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, आर कहेंगे। तो बी डी बटे कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। और अल्फा बराबर क्या होगा, टेन अल्फा, अल्फा बराबर टेन अल्फा। टेन थीटा लंब बटे ये आधार, तो क्या हो जाएगा बी डी बटे डी एफ। तो बी डी बटे डी एफ हो जाएगा। डी एफ ना बोल के एफ पी बोलेंगे, तो डी एफ ना बोल के एफ पी बोलेंगे। और एफ पी के जगह पे क्या लिख देंगे, स्मॉल एफ लिख देंगे, ठीक है। अब हम लोग बहिष्कोण का यूज कर लेंगे, ठीक है। तो त्रिभुज ए एफ सी में ए एफ सी में ए एफ, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा बी सी एफ में, ये आना चाहिए यहाँ पे बी होना चाहिए, ए नहीं। इसमें क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए बी, ठीक है बच्चों। आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ये बी, बी सी एफ में अल्फा दूर के दो कोनों के योगफल के, इस दोनों कोनों के योगफल के बराबर होते हैं अल्फा, ठीक है। तो यहाँ पे बी नहीं है, बी समझा जाए। तो बहिष्कोण दूर के दो अंतःकोणों के योगफल के बराबर होते हैं। तो अल्फा बराबर क्या होगा, अल्फा बराबर आई प्लस आर के होते हैं। तो अल्फा बराबर आई प्लस आर के होते हैं, आई बराबर आर होते हैं, दोनों बराबर होते हैं परावर्तन के नियम से। तो आई और आर की जगह भी आई कर देंगे, तो अल्फा बराबर 2i। अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान निकल रहा है बी डी बटे एफ, बी डी बटे एफ। और यहाँ दो है तो दो रहने देंगे, आई का मान निकाल रखे बी डी बटे आर, बी डी टपक जाएगा, कोना कोनी गुना करेंगे तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 2f हो जाएगा। ये 5 मार्क्स में ये भी पूछा हुआ है, ठीक है। तो चलिए अगला आते हैं। अगला है निम्न के कारण बताइए, 2020 में पूछा हुआ। अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है, क्यों। इसका आंसर हम लोग कर लेंगे बच्चों। अवतल दर्पण में वस्तु, ध्रुव और फोकस केंद्र के बीच वक्रता, अवतल दर्पण में वस्तु, ध्रुव तथा फोकस बिंदु, वक्रता केंद्र नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, फोकस बिंदु। यहाँ पे क्या होना चाहिए, फोकस, फोकस बिंदु, फोकस बिंदु के बीच होने पर, ठीक है। वक्रता केंद्र नहीं, मिस्टेक हुआ है। तो फोकस बिंदु के बीच, इसको फोकस बिंदु आप समझिए, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है। फोकस बिंदु के बीच होने पर प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा आवर्धित बनाता है, इसीलिए इसका उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है, ठीक है। तो दूसरा यहाँ पे ध्रुव और फोकस बिंदु, ठीक है, तब वस्तु का काल्पनिक आवर्धित और सीधा प्रतिबिंब बनता है। अच्छा बी में देखिए, उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है, क्योंकि ये विस्तृत क्षेत्र बनाता है, ठीक है बच्चों, और सीधा बनाता है और छोटा बनाता है। वाहन के साइड मिरर के रूप में उपयोग किया जाता है, क्योंकि क्योंकि इनका दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है, विस्तृत होता है। तो अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में क्यों किया जाता है। तो अवतल दर्पण सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरण को फोकस बिंदु पर क्या करते हैं, केंद्रित करते हैं, केंद्रित करता है, जिससे तापमान बढ़ने लगता है, जिसका उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है, ठीक है बच्चों। इस तरह से हम लोग इसका भी आंसर कर सकते हैं। अगला आ जाइए, दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न में अवतल दर्पण में सिद्ध करें, ये 5 मार्क्स में इस साल के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चले आप देखें इसमें, तो इसमें 2022-2024 में पूछा हुआ है, इस साल के लिए काफी इंपॉर्टेंट ये रहेगा, देख सकते हैं। अवतल दर्पण है
तो इसमें ये ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र है, इस तरह से आया है, इस तरह से ए है और बी है, और ये वस्तु है। इससे प्रकाश की किरण दर्पण पे आती है, इसका नाम मान लेंगे कुछ भी, एम मान लेते हैं। जब आती है तो ये किस बिंदु से गुजर जाती है? फोकस बिंदु से गुजर जाती है। तो ये फोकस बिंदु होगा, फोकस बिंदु से ये गुजर रही होगी। अब देखिए दूसरा प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से दर्पण पर आपतित कर देते हैं, तो हम ये परावर्तन के बाद किसके समानांतर हो जाती है? प्रधान के समानांतर हो जाती है। प्रधान के समानांतर हो गई, जहां पे कट जाता है वहां पे क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है, इमेज बनता है। तो इसके पैर को ए माने थे, इसके पैर को ए डैश मानेंगे, और इसके पैर को हम लोग क्या मानेंगे? बी डैश मानेंगे, अगर आप इसको इमेज कहते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को वस्तु की दूरी यू कहते हैं, और यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिबिंब की दूरी कहते हैं, भी कहते हैं। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो होगा ए डैश एफ का दूरी, ए डैश एफ तक की जो दूरी होगी पूरा दूरी है भी, अब भी से उधर एफ माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा? भी माइनस एफ। ए डैश एफ कितना हो जाएगा? भी माइनस एफ हो जाएगा। ठीक है, अगला देखें, तो अगला में अगर यहाँ से यहाँ तक का दूरी का बात करें तो पूरा दूरी है u, यहाँ से यहाँ तक u है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी u है, और क्या घटा देंगे? उधर f घटा देंगे, तो इधर क्या बचेगा? इधर बचेगा u माइनस एफ। पूरा यहाँ से यहाँ तक का दूरी u है, उसमें क्या घटा देंगे? f घटा देंगे, तो क्या बचेगा? u माइनस एफ बचेगा। अच्छा, ये कोण थीटा है, तो ये सम्मुख कोण है, ये भी क्या होगा? थीटा होगा। इधर से अगर अल्फा है तो इधर से भी क्या बनेगा? अल्फा बनेगा। तो इस दोनों में एक बार चलेंगे, एक बार इस दोनों में चलेंगे, दो समीकरण होगा, उसको हल करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए त्रिभुज ए बी एफ में, ए बी एफ तथा एफ पी एन में, एफ पी एन में, मतलब अल्फा अल्फा में चल रहे हैं। ठीक है बच्चों, अल्फा अल्फा में चल रहे हैं, तो यहाँ पे हम अल्फा बराबर अल्फा होते हैं। ठीक है, तो हम एक स्टेप बचा रहे हैं, अल्फा बराबर अल्फा आप लिख लेना पहले, उसके बाद दोनों तरफ 10 लगा देंगे, तो टेन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? 10 अल्फा, तो दोनों में 10 अल्फा बराबर होगा। अच्छा, 10 अल्फा होगा तो पहला त्रिभुज में आप देखिए 10 अल्फा लंब बटे आधार ए एफ, दिख रहा है ना? लंब क्या है? ओ, लंब क्या है? ओ, आधार क्या है? ए एफ, तो आधार क्या हो जाएगा? ए एफ बराबर। अब इसमें देखें 10 अल्फा, इसमें 10 अल्फा क्या हो जाएगा? लंब, तो लंब क्या हो जाएगा? पी एन, पी एन का मतलब कितना? आई, यही ना होगा पी एन, यहाँ से यहाँ तक पी से जो एन होगा ये आई होगा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? आई करेंगे, और नीचे क्या कर लेंगे? आधार एफ पी, तो नीचे क्या हो जाएगा? एफ पी या पी एफ हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम लोग किसका मान निकाल लेंगे? आई बटे ओ निकाल लेंगे, तो आई बटे ओ निकालेंगे तो पी एफ ऊपर चला जाएगा, ओ नीचे चला जाएगा, तो पी एफ बटे ए एफ हो जाएगा। यहाँ पे आई बटे ओ निकालेंगे तो पी एफ ऊपर जाएगा, तो ओ नीचे, ए एफ नीचे रहेगा। अब इसका मान भी हम लोग रख सकते हैं आई बटे ओ। अब देखिए पी एफ का मान, पी एफ का मान कितना है? पी एफ का मान है, फोकस दूरी होता है तो स्मॉल एफ हो जाएगा। ठीक है, तो पी एफ का मान जो होगा स्मॉल एफ, ए एफ का मान, ए से एफ का मान, तो ए से एफ का मान क्या है? यू माइनस एफ, यू माइनस एफ कहेंगे, इसे समीकरण कितना मानेंगे? एक। अब चलेंगे ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ, और दूसरा हो जाएगा एफ पी एम, ये त्रिभुज में चलेंगे, तथा एम पी एफ में चल रहा है, तो दोनों तरफ क्या हो जाएगा? थीटा बराबर थीटा, तो थीटा बराबर थीटा हो जाएगा, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? टेन थीटा के, तो टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है बच्चों लंब, इसमें इधर लगाएंगे तो लंब, इधर लगाएंगे थीटा के सामने का लंब, ए डैश बी डैश, तो क्या हो जाएगा? सॉरी, आई, लंब क्या होगा? ये आई, ए डैश बी डैश, लंब बटे आधार, आधार का मान क्या है? ए डैश एफ, ए डैश एफ बराबर, इधर क्या कर लेंगे हम? ये टेन थीटा, टेन थीटा क्या होगा? लंब ये वाला, यही लंब तो ये वाला है ए बी का मतलब ओ, तो लंब कितना हो जाएगा? ओ बटे आधार, तो यहाँ से ये वाला आधार एफ से लेके पी तक, एफ से लेके पी तक ये आधार होगा, तो एफ पी आप सबका मान रख दे, आई बटे ए डैश एफ। अच्छा, आई बटे ओ को नीचे कर लेंगे तो एफ डैश, ए डैश एफ ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? इधर बचेगा ए डैश एफ, नीचे बचेगा एफ पी, तो हम इसमें आई बटे ओ कर लेंगे, और उसके बाद ए
ए डैश एफ, ए डैश एफ का मान कितना है, ए डैश एफ का मान है भी माइनस एफ, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना भी माइनस एफ, नीचे एफ पी, एफ से पी तक का दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, एफ कहेंगे। ये समीकरण दो, समीकरण एक और दो से, एक तथा दो से क्या हो जाएगा, एक तथा दो से, तो ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों, ये और ये बराबर हैं, तो ये दोनों भी क्या होने चाहिए, ये दोनों भी बराबर होने चाहिए। तो इसको हम लोग बराबर कर लेंगे, कोना कोनी मल्टीप्लाई करेंगे, तो u गुना भी, u गुना माइनस एफ तो माइनस यू एफ, और माइनस एफ गुना भी माइनस भी एफ, माइनस भी एफ, माइनस माइनस प्लस एफ स्क्वायर, एफ गुना एफ स्क्वायर, इधर भी बराबर, कोना किधर कोना भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एफ स्क्वायर हो जाएगा, तो ये उधर जाएगा तो इसको जीरो कर देगा, तो क्या बचेगा, यू भी माइनस यू एफ माइनस भी एफ, और इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा घट के। अब इसमें से एफ वाला, दोनों में एफ है, दोनों को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, यू भी अब बराबर उधर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस यू एफ प्लस भी एफ, प्लस भी एफ हो जाएगा, दोनों पॉजिटिव हो जाएगा, दोनों में क्या कॉमन कर लेंगे, दोनों में f कॉमन कर लेंगे, तो इधर रहेगा u भी, इधर रहेगा u भी, इधर f कॉमन कर लेंगे, f कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, u प्लस भी, तो u प्लस क्या हो जाएगा, भी बचेगा। अब u प्लस भी बच गया, f को इसके नीचे, u भी को इसके नीचे, तो देखिए क्या करेंगे, तो एक बटे f को इसके नीचे कर दिए, f इसके नीचे, u भी को उसके नीचे करेंगे, तो u प्लस भी पहले से था, अब उसमें हम किसके नीचे किससे भाग दे देंगे, u भी से भाग दे देंगे, इसको नीचे ले आए, अब इसको अलग भी कर देंगे, तो 1/f, तो ये क्या हो जाएगा, u भी प्लस भी बटे यू भी। अच्छा, इसमें से यू कट जाएगा, इसमें भी और भी कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 1/f बराबर 1/u, अब 1/v प्लस 1/u बच जाएगा। और यही कौन सा सूत्र है, यही दर्पण सूत्र है, 5 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चले अगला क्वेश्चन पे आते हैं, अंकिकी प्रश्न है कुछ। ठीक है, अंकिकी मतलब न्यूमेरिकल टाइप्स का जो पहले क्वेश्चन आता था वो क्वेश्चन है, अब उस क्वेश्चन को देखें। तो 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या को उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया, तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और साइज बताइए। तो देखें, आर का मान दिया हुआ है कितना, 30 सेंटीमीटर, वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर का उत्तल दर्पण है, तो उत्तल के लिए वक्रता त्रिज्या पॉजिटिव होता है, तो फोकस दूरी क्या हो जाएगा, प्लस 15 सेंटीमीटर। अच्छा, यू कितना दूरी पर दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया एक वस्तु है, तो वस्तु की दूरी हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक होती है, चाहे अवतल में हो चाहे उत्तल में हो, वस्तु हमेशा दर्पण के सामने होता है, जो दर्पण के सामने होता है वो ऋणात्मक होता है, तो वस्तु की दूरी ऋणात्मक हो जाएगी। दर्पण सूत्र से लगाएंगे 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, तो इसमें सब का मान रख देंगे, v का मान निकालेंगे, तो 1/v रहने देंगे, u का मान कितना है -20 सेंटीमीटर, f का मान कितना है 1/15 सेंटीमीटर, उसको उधर ले जाएंगे, उधर जैसे ले जाएंगे तो ये माइनस उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो 1/15 सेंटीमीटर 1/20 सेंटीमीटर, तो v का मान जो निकालेंगे इससे 60/7 सेंटीमीटर, 8.5 सेंटीमीटर भी निकल गया। तो ये भी निकल गया, तो प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक होने के कारण प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक है, इसका मतलब दर्पण के पीछे होता है, और ऋणात्मक आता तो दर्पण के आगे। अच्छा, दर्पण के पीछे बनता है तो इसका मतलब कैसा प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, तो आवर्धन अब इसका निकालेंगे, m बराबर I/O या -v/u, तो इसमें रख देंगे, तो m का मान I/5 सेंटीमीटर बराबर, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, v का मान आ गया कितना 8.57, और u का मान कितना -v, इसको जैसे भागा देंगे तो कितना मान आ जाएगा, प्लस 0.4285, तो और i का मान, अब इसमें कोना कोनी इधर से गुना कर देंगे तो i का मान कितना आ जाएगा 2.14 सेंटीमीटर। ये किसका ऊंचाई निकल जाएगा, प्रतिबिंब का ऊंचाई, I/O इधर -v/u, तो I निकल जाएगा, कोना कोनी गुना कर देंगे तो I निकल गया 2.4 सेंटीमीटर। तो 2.14 सेंटीमीटर ऊंचा काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे सीधा और छोटा बनेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से बनता है। चलिए अगला पे आ जाइए। अगला है, किसी ऑटोमोबाइल के पीछे एक दृश्य को देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो जिसका वक्रता त्रिज्या 3 मीटर एवं एक बस का दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति सब बताइए। तो देखिए फिर से वक्रता त्रिज्या +3 होगा, कहीं उत्तल दर्पण दे रखा है, तो फोकस दूरी क्या हो जाएगा, r/2, 3/2 का मतलब 1.5 मीटर का फोकस दूरी है इसका, और u कितना दिया हुआ है, कितना दूर पर एक गाड़ी रखा हुआ है उत्तल दर्पण से,
तो दिया हुआ है कि यदि बस दर्पण से कितना 5 मीटर की दूरी पर, तो दर्पण के सामने होगा, तो वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी, -5 हो जाएगी। किस दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से 1/v + 1/u बराबर 1/f हो जाएगा। तो सबका मान रखेंगे, 1/v का मान निकालेंगे, तो v का मान जब निकालेंगे इसको उधर भेज करके, तो v का मान आ जाएगा +1.15 मीटर। अच्छा, प्लस आया तो किधर बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। दर्पण के पीछे जो बनता है वो कैसी चीज होती है, काल्पनिक चीज होती है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनने वाला है। ठीक है, तो प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक होने के कारण प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है और काल्पनिक बनेगा। आवर्धन निकालेंगे, I/O - V/U कर लेंगे, तो I/O रहने देंगे, I का मान नहीं दिया, O का मान दिया है। कितना ऊंचाई का प्रतिबिंब है, तो 3 मीटर ऊंचाई, सॉरी प्रतिबिंब का नहीं दिया हुआ है, वो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 5 मीटर की दूरी पर स्थित है। आह, नहीं दिया हुआ है इसका। अच्छा देखिए, इनसे हम क्या निकाल लेंगे, ये ओ रहेगा। भी का मान हमको पता है कितना है, भी का मान है +1.15, और यू का मान कितना, -5, यहाँ माइनस रख देंगे। यहाँ पे जो है इसको इसको जो है यहाँ पे ओ ही समझा जाए, ठीक है, ओ ही समझा जाए। तो ये क्या हो जाएगा, इसको जैसे डिवाइड करेंगे 0.23, तो 1.15 मीटर ऊंचा काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे तथा छोटा बनता है। यहाँ ओ ही रहेगा, वैल्यू नहीं रहेगा, मिस्टेक हो गया है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से, और इसी के साथ ये अपना क्वेश्चन बैंक क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है बच्चों। ठीक है, इसी के साथ अपना क्वेश्चन बैंक का द हिंड हो चुका है। पूरा हम लोग कर लिए हैं कवर। हम लोग पूरा कर लिए हैं कवर बच्चों। ठीक है, पूरा कवर हो चुका है। इसी के साथ आज हम लोग का ये रिवीजन सीरीज भी ख़त्म हुआ बच्चों। आप लोग इन्हें बनाएं, और न्यूमेरिकल ऐसा है कि आजकल नहीं पूछता है, फिर भी था तो हम बताए हैं आपको, क्वेश्चन बैंक करा दिए पूरी तरीक़ा से। आप अच्छे से मेहनत करें, प्रैक्टिस करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले चैप्टर की हम लोग जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।